अब हम राष्ट्रीय महासभा के कार्य और उपलब्धियां जो उसका अध्ययन करेंगे कि आबे साइज की सलाह से 13 जून को पादरी और कुलीनों के पास अंतरिम बार निमंत्रण भेजा गया और ये कह दिया गया कि वे ना भी आए तो काम शुरू कर दिया जाएगा। अर्थात ये अल्टीमेटम दे दिया कि या तो वो लोग आ जाएं वरना काम शुरू कर दिया जाएगा। 3 पादरियों ने उनके सभा भवन में प्रवेश किया और कहा, बुद्धिमानी की मशाल के प्रकाश में सर्वसाधारण के कल्याण की भावना तथा अपनी अंतरात्मा की आवाज के कारण हम अपने साथी नागरिकों और भाइयों में सम्मिलित होने आए हैं। अर्थात इस वजह से 3 पादरी जो थे वो इस सभा में शामिल होने के लिए आए और उनका शानदार स्वागत किया गया। और दूसरे दिन 9 अन्य पादरी जो थे वो भी इस प्रतिनिधि सभा जो है उसमें शामिल हो गए और 17 जून को तीसरे सदन ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने आप को राष्ट्रीय महासभा घोषित कर दिया और ये स्पष्ट रूप से एक क्रांतिकारी कदम था। 19 जून को पादरियों ने गंभीर वाद विवाद के पश्चात सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों से मिलने तथा उनमें सम्मिलित होने का निश्चय किया और इससे राष्ट्रीय महासभा की स्थिति जो थी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई और कुलीनों की सभा बिना किसी निर्णय के भंग हो गई। नेक्स्ट बात आती टेनिस कोर्ट की शपथ। 20 जून को कुलीन एवं प्रतिक्रियावादी तत्वों के प्रभाव में आकर लुई 16 ने तीसरे वर्ग के सदन अर्थात सभा भवन में ताला लगवा दिया। जब तीसरे सदन के सदस्य हमेशा की भांति सभा भवन में बैठने गए तो उन्हें द्वार पर ताला मिला और सुरक्षा के लिए पहरेदार लगे हुए थे और सदस्यों को कहा गया कि एक विशेष समारोह की तैयारी के लिए सभा भवन में मरम्मत करवाई जानी है, इसलिए उसको बंद कर रखा है। और सदस्यों को कहा कहीं न कहीं अपना अधिवेशन करना जरूरी हो गया था। और पास में ही कहा जाता है कि एक बहुत विशाल भवन था जो कि टेनिस खेलने और घोड़ों की सवारी के लिए यूज में लिया जाता था। और मिराबो और आबे साइज के सुझाव पर सभी प्रतिनिधि उस भवन की तरफ गए और वहीं पर अपना अधिवेशन किया। वहां उन्होंने शपथ ली कि वे अपनी बैठकें जारी रखेंगे और संविधान बनाकर ही छोड़ेंगे। वहां उन्होंने और यही बात कहा जाता है कि इतिहास में एक टेनिस कोर्ट की शपथ जो उसके नाम से जाने क्योंकि ये एक टेनिस खेलने वाला स्थान था और यहाँ पर ये शपथ ली गई थी कि वो अपनी सभाएं करते रहेंगे जब तक कि संविधान का निर्माण नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को टेनिस कोर्ट की शपथ जो उसके नाम से जाना गया। कुछ विद्वान क्रांति का प्रारंभ इसी घटना से मानते हैं क्योंकि स्टेटस जनरल के केवल एक सदन ने एक तरफा कार्रवाई के द्वारा अपने आप को राष्ट्रीय महासभा में परिवर्तित करने के बाद अब संविधान बनाने की घोषणा कर दी थी। फिर बाद में नेक्स्ट आती है किस प्रकार से संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया कि तीसरे सदन की कार्यवाही से चिंतित होकर राजा ने 23 जून को तीनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई क्योंकि राजा को लगा कि उनके ऊपर इतने पहरे लगा दिए, इस प्रकार से उनको रोका गया। उसके बावजूद भी वो लोग संविधान का निर्माण करने के लिए अपनी सभाएं जो बुला रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि राजा चिंतित हो गया और उसने तीनों सदनों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में राजा ने घोषणा की कि अभी हाल ही में तीसरे सदन ने जो काम किए, ये कार्य किया, वह अवैध और असंवैधानिक है। उसने तीनों सदनों को पुनः अलग अलग बैठने करने को कहा। इसके बाद सभा भवन से चला गया और कुलीन वर्ग के प्रतिनिधियों ने भी तुरंत सभा कक्ष जो है वो खाली कर दिया। उनके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी और बहुत से पादरी भी उनके साथ चले गए, परंतु साधारण प्रतिनिधि गुमसुम बैठे रहे और उनके लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। इसी समय सरकारी उत्सवों के अध्यक्ष ब्रेजे ने आकर उनसे कहा कि आप लोग राजा का आदेश सुन चुके हैं। श्रीमान जी की प्रार्थना है कि तीसरे सदन के प्रतिनिधि उठकर चले जाए, अर्थात उन लोगों को जाने के लिए यहाँ से बोला गया। और इस नाजुक क्षण में मिराबो ने स्थिति जो उसको संभाला, उसने दहाड़ते हुए ब्रेजे से कहा, जाओ और अपने स्वामी से कह दो कि हम जनता की इच्छा से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और संगीनों की नोक छोड़कर कोई हमें यहाँ से नहीं हटा सकता। अर्थात हम जनता की इच्छा से यहाँ पर आए हैं और अब गोले और बंदूक जो उसी की नोक से आप हमें हटा सकते हैं, अन्य किसी तरीके से नहीं हटा सके। राजा संगीनों का प्रयोग करने का साहस नहीं कर सका। 2 दिन बाद बहुत से पादरी और कुलीन भी राष्ट्रीय महासभा जो उसमें शामिल हो गए और 27 जून को राजा ने तीनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की स्वीकृति दे दी। तो इस प्रकार से तीसरे सदन जो उसके द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी उसके कारण तीनों सदनों की अब संयुक्त रूप से यानी कि सभाएं या अधिवेशन जो होने शुरू हो गए। इस प्रकार से ये जनप्रतिनिधियों की पहली शानदार सफलता थी और राजा के झुक जाने से कहा जाता है कि उनका उत्साह जो था और भी ज्यादा बढ़ गया। अब उन्हें लगा कि हम अपनी अन्य बातें जो है उसके लिए भी राजा जो उसको झुका सकते हैं। फिर नेक्स्ट उनका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। तीनों सदनों के साथ बैठने से राष्ट्रीय असेंबली को अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो गया था
अब वह सही अर्थों में राष्ट्रीय सभा बन गई थी। उसने अब एक संविधान बनाने का काम अपने हाथ में ले लिया और इसी दृष्टि से एक संविधान समिति जो वो भी बनाई गई, जो कि राष्ट्रीय संविधान सभा जो थी वो संविधान बनाने का काम कर रही थी। अतः उसने अपने नाम को बदल लिया और अब वह संविधान सभा के नाम से जानी लगी। नेक्स्ट बताती है कि इस समय भड़काने वाली घटनाएं जो वो भी हुई, जो कि क्रांति के लिए उत्तरदायी थी, कि इधर राजा पर कुलीनों और रानी जो उसका दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अंत में राजा ने असेंबली को दबाने का प्रयास किया और विदेशों से भाड़े पर बहुत से सैनिक बुलाए गए और उन्हें पेरिस तथा वर्साय में तैनात किया गया और सीमांत चौकियों से भी बहुत से सैनिकों को बुलाया गया और 11 जुलाई को अर्थमंत्री नेकर और उसके सहयोगियों को बर्खास्त कर दिया गया और उसकी बर्खास्तगी का लोगों ने ये अर्थ लगाया कि राजा अब कोई करारी चोट करने वाला है। सारे पेरिस में उत्तेजना फैल गई। कैमाइल देसमूला नामक एक नेता ने लोगों को भड़काना शुरू किया और उनका कहना था कि नेकर की पच्युति खतरे की घंटी है। राजा ने देशभक्तों एवं क्रांतिकारियों को कत्ल करने के लिए विदेशी सैनिकों को बुलाया है और हमें हथियार उठाने होंगे। परिणाम ये निकला कि लोग हथियारों की खोज में निकल पड़े और 14 जुलाई को सुबह तक पेरिस की सड़कों पर हजारों लोग हथियार लेकर घूम रहे थे। दूसरी तरफ बड़े नेताओं की देखरेख में नागरिक रक्षकों का दल बनाया गया, जिसने शीघ्र ही राष्ट्रीय संरक्षक दल का रूप ले लिया और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के अधिकार और संपत्ति की सुरक्षा करना था, क्योंकि इस समय हजारों बेरोजगार लोग पेरिस में घूम रहे थे।